लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत के नक्शे पर जब हम देखते हैं तो कश्मीर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन असल में कश्मीर कुछ इस तरह से बटा हुआ है। करीब 8 हिस्सों में बटा हुआ एक क्षेत्र जिस पर 3 देशों की भागीदारी है। जब भारत को जम्मू कश्मीर मिला था तब इसका बॉर्डर सोवियत रूस तक को छूता था, लेकिन आज की तारीख में पूरे जम्मू कश्मीर के 10% हिस्से पर चाइना का कब्जा है, तो वहीं 30% कब्जा पाकिस्तान के पास है और भारत के पास सिर्फ 60% हिस्सा है। हम आज भी कश्मीर के 3,22,000 स्क्वायर किलोमीटर को अपना मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन भारत की जमीन पर आज भी कब्जा जमाए बैठे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया को ही पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जगह से भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें भी रची जाती रही हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कभी जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था। फिर 1947 में पाकिस्तान ने इस रियासत के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। तब से लेकर आज तक एक लाइन है जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच। ये दुनिया की सबसे विवादित लाइंस में से एक है। लेकिन आखिर पाकिस्तान इतने बड़े एरिया पर अपना कब्जा कैसे कर पाया? हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल यह भी आता है कि क्या भारत पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे को खत्म कर पाएगा? इसे खत्म करने में कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं और भारत के पास ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू भारत कश्मीर के हर हिस्से को अपने पास ला सकता है? साथ ही एक बात जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो ये है कि इस जगह के इतिहास को जानते समय ध्यान रखना होगा कि चाइना और पाकिस्तान कैसे इस पूरे एरिया में अपनी डोमिनेंस बनाने में लगे हुए हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब इतिहास में जाएं उससे पहले आपको बताता हूं कि अगर आज आप कश्मीर के नक्शे को देखेंगे तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है और ये तीनों हिस्से अलग अलग देशों के पास है। पहला हिस्सा भारत के पास है, जिसे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं। साल 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसमें श्रीनगर, जम्मू, लेह और कारगिल जैसे एरिया आते हैं। वहीं दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके कहते हैं, और इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। ये दोनों हिस्से भारत के जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इन पर कब्जा करके बैठा है। तीसरा हिस्सा चाइना के कब्जे में है, जिसमें अक्साई चीन आता है, जो लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था कभी, और सक्शगम घाटी भी आती है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को सौंप दिया था। इस तरह कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोवर्सी की जगह बना हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसके लिए हमें जाना होगा इतिहास में। तो चलिए आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि जो कश्मीर आज मुस्लिम बहुल है, वहां कभी अलग अलग वंश के बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा है। 14वीं सदी में कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक मिला था। फिर 16वीं सदी के आखिर तक मुगलों ने कश्मीर में शासन किया। इसके बाद साल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में शामिल किया। साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने अंग्रेजों से समझौते की पेशकश की। मौका देखकर गुलाब सिंह डोगरा ने 75 लाख रुपए में कश्मीर को खरीद लिया। 6 मार्च 1846 को अमृतसर की संधि हुई। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के अधीन रहते हुए जम्मू कश्मीर रियासत की गद्दी संभाली और डोगरा वंश की नींव रखी कश्मीर में। यहीं से मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया। डोगरा राजवंश के काल में जम्मू कश्मीर की सीमा उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में जम्मू के मैदानों तक थी। यह सीमा गिलगित, हुंजा, नागार, चित्राल तक फैली हुई थी, जो सोवियत रूस को भी छूती थी। इन्हीं गुलाब सिंह के परिवार के आखिरी राजा थे महाराजा हरि सिंह, जो 1947 में देश की आज़ादी के वक्त कश्मीर के राजा थे। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो ब्रिटिश शासन के अधीन स्वतंत्र रियासतों को यह कहा गया कि या तो आप भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस हिसाब से कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास भी ऑप्शन था। लेकिन कश्मीर में राजा भले ही हिंदू थे, मगर यहाँ की जनता मुस्लिम डोमिनेटिंग थी। अब हरि सिंह चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहें, लेकिन 2 बहुत ही कट्टर दुश्मन देशों के बीच में ऐसी किसी रियासत के आज़ाद रहने का सवाल बहुत मुश्किल था। पहले हरि सिंह की जनता ने हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह किया,
ये विद्रोह कुछ तेज भी हुआ क्योंकि पुंछ के एरिया में इस विद्रोह को हरि सिंह की सेना ने दबा दिया, लेकिन फिर आगे जाकर वही हुआ जो होना तय था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के खैबर पख्तून एरिया से कुछ कबीलों को सपोर्ट करके उन्हें कश्मीर में एंटर कराया। इस कबीलाई सेना ने जल्दी ही कश्मीर के एक बड़े इलाके में हिंसा फैलाई और इसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कबीलाइयों की यह फौज जल्दी ही बारामूला के पास पहुंच गई। यहां पर यह सेना शहर में लूटपाट मचाने लगी। दिक्कत यह थी कि बारामूला से श्रीनगर, जो कि राजधानी थी कश्मीर की, वो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था, यानी कि किसी भी वक्त महाराजा हरि सिंह की गद्दी छीनी जा सकती थी। ऐसे में बहुत परेशानी में महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर के दिन गृह मंत्री सरदार पटेल से मदद मांगी। सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह के सामने शर्त रखी कि वो तभी इस क्षेत्र में अपनी सेना भेज पाएंगे जब कश्मीर का भारत में विलय होगा। अब क्योंकि हरि सिंह के हाथों से वक्त फिसलता जा रहा था, इसलिए उन्होंने 26 अक्टूबर को ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। भारत में विलय होते ही कश्मीर का डिफेंस, इसका एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे बाकी डिपार्टमेंट सब भारत के पास आ गए। इसके बाद तुरंत इंडियन आर्मी को श्रीनगर भेजा गया। यही भारत पाकिस्तान के बीच 1947 के जंग की शुरुआत थी, जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर लड़ी गई। भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना और कबीलाई सेना को पीछे धकेल दिया। 1 जनवरी 1948 के दिन पीएम नेहरू कश्मीर के इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस गए। यहां पर 21 अप्रैल 1948 के दिन यूएन ने एक रेजोल्यूशन 47 पास किया। इसके तहत सबसे पहले युद्ध को रोका गया। फिर पाकिस्तानी सेना को कहा गया कि वो तुरंत जम्मू और कश्मीर के एरिया को छोड़ दें। इसके साथ ही इंडिया को कश्मीर में एक मिनिमम सेना रखने का आदेश दिया गया। इसी रेजोल्यूशन में कहा गया कि दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बाद कश्मीर के लोगों के बीच जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी जनता को ताकत दी गई कि वो अपने वोटों के जरिए ये बता सके कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है, भारत का हिस्सा बनना है, या फिर आजाद रहकर वो एक नए देश के तौर पर रहेंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर के उस हिस्से से अपनी सेना हटाई नहीं, इसलिए कभी भी ये जनमत संग्रह हुआ ही नहीं। फिर आता है साल 1949, जब होता है कराची एग्रीमेंट। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन बनाई गई। दोनों ही देशों ने जहां पर युद्ध को छोड़ा था, वहीं पर जमकर इन्होंने अपनी अपनी लाइन खींच ली। इस तरह से ये लाइन ही आगे जाकर पीओके का आधार बनी। यहीं से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा अस्तित्व में आया। अब दोस्तों, आज की तारीख में भी पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और आज भी ये जगह विवादों में है। लेकिन साल 1963 में पाकिस्तान ने साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया। यानी कि पाकिस्तान द्वारा भारत की कब्जाई जमीन को चाइना को दे दिया गया। यह जगह ट्रांस काराकोरम या सक्सेगम घाटी कहलाती है। इस कदम के बाद अब सक्सेगम घाटी चाइना के शिनजियांग उइगुर इकोनॉमिक रीजन का हिस्सा हो गया। कहने का मतलब है कि जिस हिस्से को भारत अपना कहता है, उस पर कब्जा किया पाकिस्तान ने और फिर दे दिया इसे चीन को, जो भारत का ही सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी इंडो चाइना युद्ध यानी 1962 के तुरंत बाद। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये एरिया स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में भी। खैर, इसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान की एक और जंग होती है। इसमें पाकिस्तान की हार होती है। इस हार के बाद बांग्लादेश बनता है और 1972 में शिमला समझौता होता है। इस समझौते के तहत सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित किया गया और दोनों ही देशों ने तय किया कि वो आपस में इस मुद्दे को सुलझाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से को भारत के खिलाफ आतंकवाद को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया आगे जाकर। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को पाला पोसा गया। इन आतंकी संगठनों ने बड़े पैमाने पर कश्मीर और देश के दूसरे हिस्से में आतंकवाद को फैलाने का काम किया। 90 का दशक ऐसे कई हमलों से भरा पड़ा था। 92 में भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के अनधिकृत क्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापस बुलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा लेकिन बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसे हम कारगिल के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से अपने कब्जे को हटाने की कोई पहल नहीं की। 1992 में जो भारत ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे साल 2020 में यूएन की जनरल असेंबली में भी भारत ने दोहराया। लेकिन पाकिस्तान ने एक और कदम आगे जाते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना
5वां प्रोविंस घोषित कर दिया। यानी कि अवैध रूप से कब्जाई जमीन को पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से अपना बता दिया। अगर देखा जाए तो यह दावा कराची समझौते के साथ साथ 1972 के शिमला एग्रीमेंट के भी खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कई वजहों से करता है। पहला तो यह कि कश्मीर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कश्मीर के मुद्दे को ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिंदा रखा जाता है ताकि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक बढ़त के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। देखिए, इंडिया के लिए पीओके स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है। यह हिस्सा एक साथ कई देशों से बॉर्डर साझा करता है। पाकिस्तान तो है ही, इसके साथ ही अफगानिस्तान, चाइना और साथ ही साथ चीन की सबसे बड़ी सिटी शिनजियांग भी इससे जुड़ी हुई है। इसके साथ ही ये एरिया ताज़ा पानी और मिनरल्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ मुजफ्फराबाद के एरिया में सोना, कोयला, चाक, ग्रेफाइट जैसे कई मिनरल्स मिलते हैं। ऐसे ही ये पूरा एरिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हब बन सकता है। यहाँ कई ऐसे प्रोजेक्ट खोले जा सकते हैं। इन्हीं सबका फायदा पाकिस्तान पीओके को अपने कब्जे में लेकर करता है। चाइना के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करके चाइना ने यहां करीब $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। यानी कि पाकिस्तान भारत की जमीन पर चाइना से समझौते करके भारत की संप्रभुता को भी खतरे में डाल चुका है। अगर पीओके हमारे पास होता तो आज हम सेंट्रल एशिया जाने के लिए समुद्री रास्ते के साथ साथ लैंड रूट के भी ऑप्शन में होते, जो अफगानिस्तान होते हुए हमें सेंट्रल एशिया तक का एक्सेस देता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान आज भी यहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो सवाल आता है कि आखिर क्यों आज भी हम पीओके को अपने कब्जे में नहीं कर पाए, या दूसरे शब्दों में हम आज भी अपनी जमीन का हक वापस क्यों नहीं ले पा रहे। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है पहाड़ी एरिया। दरअसल हिमालय की मुश्किल पहाड़ियों पर ऑपरेशन चलाए रखना थोड़ा मुश्किल काम है। वही पाकिस्तान की ओर से पहाड़ियां ढलान की ओर है, मतलब कि पाकिस्तान की ओर से ये पहाड़ियां उतनी ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को यहां मिल जाता है एडवांटेज। दूसरी दिक्कत यह है कि हम आज तक इस पॉलिसी को मानते आए हैं कि पहला हमला हम नहीं करेंगे, यानी नो फर्स्ट अटैक की नीति। इसके चलते पिछले 77 सालों में भारत की एक भी सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, सबने ही पहले कभी भी हमला नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसा कि पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन का माहौल बना है, अगर आगे जाकर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब भारत सरकार और इंडियन आर्मी के पास मौका होगा पीओके को अपने कब्जे में करने का। लेकिन इसके लिए फिलहाल हम इंतजार ही कर सकते हैं। हालांकि जो अभी अटैक हुआ है, जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया है, वो आगे जाकर इस चीज की पहल भी कर सकता है। वैसे दोस्तों, अगर कल को इंडिया पीओके को अपने कब्जे में दोबारा कर लेता है तो भी पाकिस्तान ने इस पूरे एरिया को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि इंडिया इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में उलझ जाएगा। हर बात पर अपनी टांग अड़ाने वाले चाइना को पाकिस्तान पहले ही सक्षगम घाटी दे चुका है। सीपेक कॉरिडोर को पीओके के बीच से निकालने में भी सहमति पाकिस्तान दे चुका है। इसलिए कल को पाकिस्तान से अगर भारत खुद अपना हिस्सा छीन भी ले तो भी भारत की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि पाकिस्तान, चाइना और भारत ये तीनों ही न्यूक्लियर वेपन देश हैं। यानी कि या तो ये तीनों देश कभी जंग लड़ेंगे नहीं, या फिर इनकी लड़ाई बहुत बड़ी तबाही लाएगी। इसीलिए पीओके को अपने कंट्रोल में वापस लेना एक टेढ़ी खीर है। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो ये है कि पाकिस्तान ने पीओके को टेररिज्म का लॉन्च पैड बना रखा है। यानी कि पीओके को अपने साथ मिलाने पर ये दिक्कतें भारत की अपनी दिक्कतें हो जाएंगी। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि पीओके है तो हमारे भारत का ही अहम हिस्सा। इसीलिए पीओके को भारत में दोबारा वापस लाने के लिए आज भी हमारी विदेश नीति तत्पर है। हालांकि मिलिट्री की हेल्प से नहीं भी तो स्ट्रेटेजिकली पीओके की वापसी के लिए भारत के पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला तो यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए जो सीट्स आरक्षित हैं, जो वर्तमान में खाली हैं, भारत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इन सीटों को एक्टिव कर सकता है ताकि पॉलिटिकल रूप से भारत का स्टैंड और मजबूत हो। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत पीओके को लेकर सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पास अपनी इंस्टीट्यूशनल तैयारी है। दूसरा यह कि भारत पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। कहने का मतलब है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आज भी पाकिस्तान में बराबरी का दर्जा नहीं पा सके हैं। वो भेदभाव और राजनीतिक बहिष्कार का सामना करते हैं। भारत अगर गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं को प्रो इंडिया एजेंडा के साथ जोड़ दे तो पाकिस्तान की अपनी पोजीशन खराब होगी और इसका फायदा भारत को मिलेगा। इसके अलावा जो एक बहुत मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट काम है वो चाइना से एक ओपन लॉजिकल डायलॉग शुरू करना है, खासकर सीपेक को लेकर। यह बातचीत इस आधार पर होनी चाहिए कि कंट्रोवर्शियल लैंड में इन्वेस्ट करना इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है।
हालांकि चाइना ये बात कितनी मानेगा और कितनी नहीं मानेगा ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत ऐसी कोशिश कर सकता है। ऐसे ही आज की तारीख में भारत और अमेरिका के रिश्ते अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों से कई गुना बेहतर हालत में है। इसीलिए भारत आने वाले टाइम में अमेरिका को भी अपने साथ मिलाकर इस समस्या का हल खोज सकता है। हालांकि ऐसे और भी कई रास्ते हैं जो पीओके की वापसी भारत में करा सकते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ पीओके को वापस लेना ही सोल्यूशन नहीं है। जम्मू और कश्मीर में हमारी सेना का अच्छा खासा बजट टेररिज्म से लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कल को पीओके भी भारत में अचानक मिल जाएगा तो इसे मैनेज करने के लिए हमें और भी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। आप खुद देखिए कि जब इंडियन आर्मी ने भी अपना ऑपरेशन चलाया तो एक बड़ा हिस्सा पीओके में ही था, यानी आतंकियों के बहुत बड़े बड़े ठिकाने आपको पीओके में मिलेंगे। इसलिए कल को अगर भारत पीओके को पाकिस्तान से हासिल कर भी लेता है तो भी भारत को बहुत अलर्ट होना पड़ेगा और कई अलग अलग नए नए मोर्चों पर उसको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए सवाल अगर किया जाए कि क्या पीओके भारत का हिस्सा है, जी हाँ बिल्कुल है। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। भारत कई तरीकों से इस क्षेत्र को अपने साथ मिलाने की कोशिश भी करता आ रहा है, लेकिन अगर आज की डेट में पाकिस्तान से पीओके भारत को मिलेगा तो भारत के लिए इसे मैनेज करना अपने आप में दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन अगर आज की डेट में भारत को पीओके मिले तो उसे किसी भी हाल में भारत से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें कश्मीर के इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।